मॉर्निंग रवि। मॉर्निंग सर। तो नेटवर्क शिफ्ट किया तब हुआ ना? हाँ सर, वो पूरा प्रॉब्लम दे रहे हैं यहाँ पे। तेरे वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो ले ले, ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले ले, जियो फाइबर वगैरह ले ले। जी जी सर, ओके। जियो फाइबर सबसे बेस्ट है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, अच्छा बट नेटवर्क स्टेबल रहता है। ठीक है, जी सर। अच्छा होता है सर, पढ़ाई भी हो जाएगा, बाकी काम भी हो जाएगा। गुड फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए तो मैं बोलूँगा आप लोगों को ब्रॉडबैंड यूज़ करने की। अच्छा, क्योंकि देखो मोबाइल नेटवर्क से डेटा जल्दी खत्म होगा आप लोगों का, फिर आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी करोगे तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिवाइज करने की भी नहीं। तो नेट अनलिमिटेड रहने से आप लोग क्लास भी रिवाइज कर सकते हो, ये सब बेनिफिट लेना चाहिए सबको, है ना। श्रद्धा, विदिशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। স্যার জিও ফাইবার বেস্ট। জিও ফাইবার ভালো, জিও ফাইবার ভালো, জিও ফাইবার এখন মানে ব্রডব্যান্ডের মধ্যে সবথেকে বেস্ট আছে। एयरटेल फाइबर इज ऑल्सो अच्छा है बट हर जगह में अच्छा नहीं, ठीक है। बट जियो फाइबर का एक चीज क्या है कि ये लोग सब मिट्टी के नीचे से गया है ना, मतलब सब ग्राउंड से गया है, तो अगर वेदर कंडीशंस भी खराब होता है ना उतना प्रॉब्लम नहीं करता। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েও গেছে মাটির তলা দিয়ে। हाँ एग्जैक्टली, तो इसीलिए सुविधा होता है। 300 350 से पैकेज स्टार्ट होता है मंथली, 400 450, ठीक है। तो अनलिमिटेड मिलेगा आपको, खराब क्या है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऊपर से तुम अगर घर पे रहते हो कॉल करोगे, अनलिमिटेड कॉल का भी बेनिफिट है, मतलब जब तक আমাদের जब। हाँ बोलो। 2 দিন পর পরই কল করে জিও ফাইবার থেকে নেওয়ার জন্য। नहीं ले सकते हो, अभी तो किसी किसी जगह में इंस्टॉलेशन भी फ्री दे रहा है, किसी अच्छा। जोन वाइज वो डिपेंड करता है, इंस्टॉलेशन भी फ्री दे रहा है। मैं तो बोलूंगा कि आप लोग ले सकते हो, बिकॉज दिस इज गुड फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए या फिर अपने करियर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। कम से कम अनलिमिटेड नेट रहे और 350 400 का खर्चा है, काफी रीजनेबल कॉस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सस्ता है बट रीजनेबल। 399 30 এমবিপিএস দিচ্ছে। 30 এমবিপিএস যথেষ্ট? 30 MBPS आई थिंक है ना। নেক্সট প্যাকেজটা তো শিফট করতে পারিস, কত ওটা বোধহয় 500 সামথিং হবে। 500 হয়ে গেছে এখন। 500 350, 30 MBPS है ना, होगा स्टेबल होगा। एक फर्स्ट मंथ देखो 30 MBPS यूज करके, अगर सुइटेबल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक पैकेज शिफ्ट कर देना, यूज करके देखो ना। 30 MBPS स्पीड अच्छा होता है सर, 30-40 अच्छा। MBPS इनफ होता है। पहले तो ये 30-40 MBPS ही होता था, 100 MBPS तो होता ही नहीं था। तो पहले लेकिन क्या है ना, स्टेबल होता है। ब्रॉडबैंड में अप डाउन कम होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल नेटवर्क में क्या है, कभी बहुत अच्छा स्पीड देता है, कभी बहुत खराब स्पीड देता है। ये चीज क्या है, ब्रॉडबैंड में एक स्टेबिलिटी होता है, मतलब एक बहुत ही स्टेबल स्पीड में ना आपका नेट का फ्लो होता है। और उसमें क्या होता है, ये जो नेटवर्क में बीच बीच में जो फ्लक्चुएशन आता है ना, ये ब्रॉडबैंड में इसका चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, तब बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाता है। तो दैट इज वाई मैं बताता हूँ कि आप लोग ब्रॉडबैंड यूज करो सर। ठीक। ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है ना? अरे रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है आप लोगों को? है सर। ओके सर, ठीक है, चलो बहुत देर से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज, ये टॉपिक जो है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट, सॉरी एंड ऑल्सो फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये कंपनी सेक्रेटरी में इसको एंट्रेंस में इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से बताया जाता है, और सीए में इसको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। तो जो भी हो कॉन्सेप्ट तो वही है। तो अभी हम लोग जिस पॉइंट में बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो करेंटली मैं जिस पॉइंट में बात कर रहा हूँ ये है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ठीक है। मतलब इंडिया में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये ना बेसिकली इकोनॉमिक्स का एक कनेक्टेड पेपर है सर। इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग वहाँ पर प्रोडक्शन, कॉस्ट, लाइबिलिटी, सॉरी डिमांड, सप्लाई, ये सब पढ़ते हैं ना,
यहाँ पर क्या है, ये जो पूरा बिजनेस वर्ल्ड चलता है ना, वो चलेगा कैसे, उसके एप्लीकेशन लेवल में बात करता है। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ये बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेन पर्पस यही है कि इकोनॉमिक्स तो होगा, इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन का क्या होगा। इकोनॉमी में बता देता है डिमांड है, सप्लाई है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, मार्केट है, बट इसको यूज कैसे करना है, इसको चलाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए होगा कैसे हर चीज, रियल लाइफ एप्लीकेशन का क्या होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, आप समझ रहे हो ना, बिजनेस एनवायरनमेंट का रियल लाइफ एप्लीकेशन का क्या होगा। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या क्या नॉलेज देता है। अब देखो, जिन लोगों ने कुछ चैप्टर कर लिया वो बाद में फिर से रिवाइज करेगा, और जिन लोगों ने चैप्टर बहुत सारा नहीं किया वो बाद में सारा चैप्टर करेगा। इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक डिटेल्स डिस्कशन होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी बात करूंगा, इसमें कुछ इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल जो जनरल नॉलेज भी है, मतलब दुनिया में कौन सा कंपनी है, उसका सीईओ कौन है, कैसे बिजनेस को बनाया, क्या बिजनेस करता है। जैसे इंडिया में रिलायंस से लेके एयरटेल से लेके टाटा से लेके बिरला से लेके वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो फेसबुक से लेके फेसबुक, आपका अमेजन, गूगल, बहुत सारा है, जैसे भरा पड़ा है, IBM। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैं बताऊंगा जो जनरल नॉलेज है सर बेसिकली। एंड लास्ट एक चैप्टर मैंने कराया था वो था गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, जिसमें एक्चुअली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात मैंने किया था। जिन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा वो बाद में करेगा, डोंट वरी सर, सारा चीज होता रहता है। और अभी जिस पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, एंड इसमें अभी थोड़ा मैं समय दूंगा क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को डेवलप करने में काम करता है, ठीक है। जैसे रेगुलेटरी बॉडीज है, डेवलपमेंट बैंक्स है, ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, जो मैं अलग से नोट प्रोवाइड करूंगा। तो जैसे यहाँ पर जो अभी है पॉपुलर, उस 4-5 के बारे में पहले बात करते हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इंडिया में बिजनेस को डेवलप करने में काम करता है। जैसे मैं लास्ट 2 क्लास RBI और सेबी के नाम था, RBI के थ्रू से मैंने आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बोला। जिन लोगों ने RBI का क्लास नहीं किया मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा, एक बार मुझे याद दिलाना मैं RBI कैसे काम करता है, RBI कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, लोन कैसे क्रिएट करता है, बिजनेस के पास ये पूरा सिस्टम कैसे फ्लो होता है। अगर RBI नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता। ये इकोनॉमी का पहिया जो है ना, ये चलता ही नहीं सर अगर RBI ना होता तो, ठीक है। अगर तुम ना होते, एक गाना है ना सर हिंदी में, अगर तुम ना होते, तो ऐसा कुछ बात है सर। अगर RBI ना होता तो पूरा बिजनेस सिस्टम ही फेलियर हो जाता। सेकेंड बात मैंने लास्ट वीक किया था सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इंडियन कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक मार्केट का मतलब क्या बोलो सर, करता धरता विधाता सब कुछ है। इसके बारे में मैंने आपको सेबी के साइट में लेके गया था। मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था, जैसे अभी आप लोगों का क्लास स्टार्ट होने से पहले स्टॉक मार्केट का ही क्लास चल रहा था। और मैं आपको क्या बताऊं सर, स्टॉक मार्केट जो चलता है, जैसे ये देखो ये स्टॉक मार्केट है, मैं अभी कुछ कंपनी के बारे में बता रहा था, निफ्टी 50, ये लाइव मार्केट है, आप लोगों के सामने भी है, ये देखो। अब चेंज देखोगे सर, ये देखो चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो एक बार। आप लोगों में से जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं जानते या स्टॉक मार्केट जानते हो बट कभी किए नहीं हो, कोई बात नहीं, जब आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गैदर कर लोगे, सीख लोगे, ठीक है, तब आपको उसके बारे में, जैसे लास्ट क्लास एक्चुअली मैंने सेबी के बारे में बताया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन बॉन्ड मार्केट, ठीक है, इंडियन डिवेंचर मार्केट, उसको कैसे हैंडल करता है। जैसे आप चेंज देख पा रहे सर, हेलो प्लीज टेल मी। देखो निफ्टी, निफ्टी 50 क्या है, ये भी आप लोगों का सब्जेक्ट मैटर है सर। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है, आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। BSE क्या है, NSE क्या है, सेंसेक्स क्या है, ठीक है, सब बताऊंगा धीरे धीरे। बट ये सेबी के बारे में मैंने लास्ट दिन डिस्कस किया कि देखो मार्केट चेंज हो रहा है, अरे चेंज दिखाई दे रहा है कि नहीं, हेलो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ये कल 18,000 में था सर, कल से आज 17,600 में आ गया सर। अभी ये मत पूछो कि क्यों, क्योंकि ये जो क्यों का जवाब है ना, इसके लिए मेरा डेली सुबह का दिमाग खराब होता है स्टूडेंट लोग, ठीक है, क्योंकि डेली मॉर्निंग को 9-9:30 बजे मेरा स्टॉक मार्केट का क्लास चलता है, पूरा पूरा हफ्ते भर चलता है। तो उसमें यही बात करता रहता हूँ कि मार्केट गिरता क्यों है, मार्केट बढ़ता क्यों है, ठीक है। इसको कैंडल स्टिक्स बोलते हैं, कैंडल स्टिक्स में क्या समझ में आता है,
कैंडलस्टिक्स का पहचान क्या होता है, ठीक है। लेकिन सर वो सब तो जैसे ये अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अभी बात कर रहा था तो अभी जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखो ये सब बात होता है, स्टॉक मार्केट में डिस्कशंस होता है, बट स्टॉक मार्केट का बात मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ अभी। मुझे आपको स्टॉक मार्केट सुनाने का अभी कोई इच्छा नहीं है, बट इतना समझ लो कि ये जो इंडिया में स्टॉक मार्केट चलता है उसके पीछे का जो पूरा काम करता है वो सेबी है। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट दिन कि सेबी के अंदर सेबी किस तरह से मार्केट में कंपनी को लाते हैं और उसके पीछे सेबी का रोल प्ले क्या होता है। बताया था कि नहीं बताया था लास्ट क्लास? बताया था ना? याद है सबको? কিরে মনে আছে? Yes, sir. সেবির ব্যাপারে মনে আছে? सर आज क्या बताएंगे? सर आज सीसीआई के बारे में बात करना है। सीसीआई क्या है सर? सीसीआई क्या है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सर कभी पहले नाम सुना आप लोगों ने सीसीआई के बारे में? जिन लोगों ने आरबीआई से भी मिस किया उनको मैं शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज आरबीआई से भी कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद। सर सीसीआई कौन है? नाम सुना कभी आप लोगों ने सीसीआई के बारे में? आईआरडीए के बारे में आता हूँ सर उसके बाद, बट उससे पहले मैं सीसीआई सर आप लोग ज्यादा सुनोगे नहीं शायद, बिकॉज सीसीआई सेबी आरबीआई जैसा पॉपुलर तो है, बट आप लोग कभी छोटे हो इसलिए शायद नहीं सुने हैं। कभी सुना आप लोगों ने कंपटीशन कमीशन के बारे में? अरे हाँ ना बताओ ना, हाँ ना बताने में क्या जाता है? नो सर। यस सर या नो सर? नो सर, ओके No, sir. नो सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ना में अगर कोई चीज ना जानते तो क्या उसमें हम लोग चीज मतलब ये लज्जा का विषय नहीं है। नहीं जानना लज्जा नहीं है सर, जानने का कोशिश ना करना लज्जा होता है सर, ठीक है। लोग सोचते हैं कि मुझे पता नहीं है तो ये मेरा शर्म की बात है, नहीं ऐसा नहीं है। दुनिया में हर किसी को हर चीज नहीं पता होगा, लेकिन पता करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे एक बार मेरा एक बचपन में एक फ्रेंड था सर, तो उसको ना ये जो न्यू न्यू गेम आता है ना, गेम के बारे में बड़ा नॉलेज था। ये जैसे ये आप देख पा रहे हो सर, ये विंडोज में गेम के बारे में दिखाता रहता है ना, तो वो ना मेरे को अलग अलग गेम के बारे में, जो गेमिंग जोन होता है प्ले स्टोर जो होता है इसका, ठीक है, गेमिंग जोन में वो मुझे यहाँ से बताता रहता था ये गेम आया वो गेम आया। और मेरे को ना ये कंप्यूटर गेम में ना इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे क्रिकेट पूछो, फुटबॉल पूछो, टेनिस पूछो, फिर भी मैं कुछ बता सकता हूँ, क्रिकेट के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता सकता हूँ। मेरे को आउटडोर गेम में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन ये बैठे बैठे वीडियो गेम खेलना ये है ना मेरे से होता नहीं। खेल लेता था कभी कभी, बट मैं बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं था, और न्यू न्यू वर्जन आता रहता था। तो मेरा कुछ फ्रेंड था सर, ठीक है, ये लोग साइबर कैफे में जाके बड़ा पैसा लगा के खेलता था, घंटे में 10 टका 20 टका, अभी पता नहीं अभी भी होता है ये सब। लेकिन वो फ्रेंड क्या करता था, मेरे को एक दिन बता रहा है, मेरा एक फ्रेंड एक दिन बता रहा है कि तुमको ये नहीं पता, तुमको वो नहीं पता। तो मैं ना उसको, मेरे को ना ऐसा कुछ नॉलेज तो नहीं था गेम के बारे में, तो मैं सोच रहा कि अच्छा इसको गेम का नॉलेज का बड़ा घमंड है। तो फिर उसको मैंने उसको एक दिन जाके एक दवाई का नाम, एक एक्चुअली एक होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा था, तो मैं डॉक्टर से होम्योपैथी मेडिसिन का नाम पूछा। तो होम्योपैथी मेडिसिन का नाम थोड़ा सा अनकॉमन होता है, बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होता है, और होम्योपैथी मेडिसिन थोड़ा सा अनकॉमन होता है, सबको नहीं पता होता। तो मैं उसको जाके एक दिन जाके बोला कि तेरे को पता है एक एक मेडिसिन है थूजा बोल के, ठीक है, ये होम्योपैथी में चलता है, आई डोंट नो आप लोगों को शायद पता होगा। तो मैं वो मेडिसिन कहीं से देखा था घर पे, तो मैं उसको जाके पूछा कि तेरे को पता है थूजा बोल के एक कंपनी है, क्या करता है? तो बोलते थूजा हमें नहीं पता। हाँ तो वो सोच रहा है कोई गेम है। मैं बोल रहा अरे गधा गेम नहीं है, ये होम्योपैथी मेडिसिन है। तो फिर मेरे को बोलता है तो ये होम्योपैथी मेडिसिन का नॉलेज मेरे को कैसे होगा? तो मैं उसको बोलता हूँ तो तू गेम खेलता है, मैं नहीं गेम खेलता, तो मेरे को कहाँ से गेम का नॉलेज होगा? आप मेरा बात समझेगी नहीं? मतलब मेरा कहने का मतलब था कि कोई कोई लोग ऐसा सोचता है कि अगर उसको कुछ चीज पता है तो उसका बड़ा घमंड आ जाता है, और उसको लगता है कि दुनिया का हर चीज के बारे में उसे नॉलेज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी को छोटा दिखाना है बड़ा दिखाना है, तो अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम उसको पता करेंगे। अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो भी, तो मैं उससे पूछता था कि भाई क्या गेम चलता है नहीं है। तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता था। बट पॉइंट इज दैट कि
ना जानना में कोई शर्मिंदगी नहीं है सर, ठीक है, जानने का कोशिश ना करने में प्रॉब्लम। और घमंड भी बहुत खराब चीज होता है सर, घमंड आपको तोड़ देगा, घमंड आपको खत्म कर देगा। आई बात सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सर ज्ञान की बात छोड़ो, पढ़ाई की बात करो। यस, ज्ञान तो फ्री में मिलता है भारत में, आप लोगों को पता है। कंपटीशन कमीशन बेसिकली भारत में बिजनेस लेवल में कंपटीशन को बरकरार रखने का काम करता है। सर व्हाट अबाउट बरकरार, कंपटीशन बरकरार क्या होता है? सर कोई बड़ा कंपनी कोई छोटा कंपनी को तोड़ ना दे। सर आपको नहीं लगता रिलायंस के पास इतना पैसा है, वो पूरा भारत का बिजनेसमैन को खरीद सकता है? मजाक नहीं कर रहा सर, रिलायंस के पास इतना पैसा है, वो भारत का हर एक छोटा मोटा बिजनेस को खरीद सकता है, हर एक बिजनेस। तो ऐसा होगा तो हर छोटा मोटा चीज में रिलायंस आ जाएगा, तो फिर बिजनेस में कंपटीशन कैसे बना रहेगा? और एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना, नहीं तो हर बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस को खत्म कर दे। तो इसको देखने के लिए हमारे देश में भी ऑर्गेनाइजेशन है सर, जिसका नाम है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक केस स्टडीज का यूज करूंगा सर। केस स्टडीज क्या है? अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि रिसेंटली बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप, पता है सर? फ्यूचर रिटेल के बारे में सुना आप लोगों ने? अरे फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार का जो कंपनी है उसका नाम है फ्यूचर रिटेल, मतलब वो स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर रिटेल में ही वो लिस्टेड है। फ्यूचर रिटेल, अच्छा मैं आपको दूसरी जगह से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में शायद कम आए। सर कहना क्या चाहते हो? सर ज्यादा नहीं कुछ चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि बिग बाजार बंद हो गया है, ये नॉलेज है आप लोगों को? टेल मी। बिग बाजार बंद हो चुका है, और इवन इसका कोई डेटा भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखो आज कोई डेटा ही नहीं बना बिग बाजार में, कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, 4.5% में आके रुका। लेकिन अगर यही शेयर को अगर आप 5 साल पहले देखते तो 550 के ऊपर इसका शेयर का दाम था, 5 साल भी नहीं, 2018 में, 4 साल पहले। लेकिन अभी इसका बिजनेस नहीं है। सर कहने का मतलब क्या है? सर रिसेंटली ये फ्यूचर रिटेल या बिग बाजार के साथ एक बिजनेस का बहुत बड़ा चक्कर हुआ है, किसका जानते हो? बिग बाजार के साथ अमेजन का एक बहुत बड़ा चक्कर हो गया, पता है आपको? और रिलायंस के साथ फ्यूचर का एक डील हुआ था, रिलायंस के साथ फ्यूचर का डील हुआ था, रिलायंस ने बिग बाजार को बाय किया। कितने में सर? तो चलो मैं उसको समझाता हूँ कि यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है सर, देयर इज 3 कॉन्सेप्ट। 3 यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज है जिनके बीच में मारपीट चल रहा है। ध्यान से सुनना, अगर आप ये स्टोरी समझ जाओगे तो कंपटीशन कमीशन क्या करता है आप समझ जाओगे। सर रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ो, नहीं तो क्या है ना, आपको मैं अभी कंपटीशन कमीशन बोल के निकल जाऊंगा और आप कल भूल जाओगे। तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है कि आज पढ़े और कल भूल जाए, पढ़ाई ऐसा करना है कि आज पढ़े, कल भी पढ़े और पढ़ते रहे और कभी ना भूले। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, आज भी जानना है, कल भी जानना है, और जो जानेंगे वो याद रहना चाहिए, जिंदगी भर के लिए, लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग कभी कभी कोई मूवीज देखते हैं तो मूवी याद रहता है ना, अच्छा मूवी, तो वैसा ही पढ़ाई को भी ना ऐसा अच्छा मूवी की तरह सोचो सर। ये परसेप्शन है, ज्यादातर लोग पढ़ाई को बोरिंग समझ लेता है, और इसीलिए क्या होता है ना, उसको इंटरेस्ट खो जाता है सर, उसका इंटरेस्ट जब खो जाता है तो वो याद नहीं रख पाता। तो आपका एक ही काम है सर, आप इंटरेस्ट बिल्डअप करो। अब सर जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको आपको खुद को समझाना है कि मैं ये चीज क्यों जानूं। जैसे देखो मैं आपको सीसीआई बता रहा हूँ, अब ये सीसीआई आप लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का एक कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे सर इसको रट्टा ही लगा लेते हैं ना, अब बस इतना बता दो जल्दी जल्दी कि सीसीआई क्या करता है और सीसीआई का काम क्या है। लेकिन क्या इससे आपका हो जाएगा? जब आप लोग इंटरमीडिएट में आओगे, फाइनल में आओगे, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाइनल, वहां पर सिर्फ कंपटीशन कमीशन के ऊपर 25 मार्क्स का पेपर है, देखना चाहते हो? चलो सीएस एग्जीक्यूटिव में चलते हैं सर। सीएस एग्जीक्यूटिव में एक पेपर आता है सर, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ बोल के।
अब जस्ट देखो मैं आपको क्यों, देखो सर यही होता है एक नॉर्मल पढ़ाई और एक प्रोफेशनल पढ़ाई के बीच में फर्क, कि आपको क्यों डिटेल्स में जानना जरूरी है और आपका फाउंडेशन से आपका एंट्रेंस लेवल नॉलेज कितना जरूरी है। ये पेपर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव में है और सीएसईएम में फाइनल में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग इसको फाइनल में पढ़ेगा और सीएस एग्जीक्यूटिव मतलब सीएस इंटर वाले जो है वो इसको इंटर लेवल में पढ़ेगा। लेकिन पढ़ना सबको है सर, मतलब इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस लॉ एंड कमर्शियल लॉ सबको पढ़ना है, कोई थोड़ा आगे पढ़ता है कोई थोड़ा बाद में पढ़ता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज क्या दिखाता है, देखो सर ध्यान से देखो, ये देखो सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन, मैं आपको एग्जीक्यूटिव का एक सिलेबस दिखा रहा हूँ, उसमें 100 मार्क्स का जो पेपर है इसके अंदर मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, देखो कंपटीशन कमीशन के ऊपर ये देखो सर कितना नंबर है सर, हेलो कितना मार्क्स आता है सर 25 25 मार्क्स। सर 100 मार्क्स में 25 मार्क्स एक पर्टिकुलर लॉ में दे रहा है, सीए फाइनल सीएमए फाइनल में भी आता है, ऐसे ही 20-25 मार्क्स का कवरेज देता है। तो सर क्यों देता है, एक कंपटीशन एक्ट को लेके इतना माथा व्यथा क्यों है? अरे जरूर माथा व्यथा का कारण है ना, सर दर्द का कारण है, क्योंकि बिजनेस में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनता है। जब आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल में आओगे मैं पढ़ाऊंगा तब इस लॉ के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। अब तो लॉ नहीं बता सकते, अब बस आपको कंपटीशन कमीशन का बारे में बता सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन लेवल में आपको लॉ नहीं जानना है अभी, ये एडवांस लेवल पार्ट है। उसमें बिजनेस में जो डोमिनेंट पोजीशन यूज करता है वो कितना डोमिनेंट हो सकता है उसके बारे में लॉ में बोला हुआ है, वो कितना एंटी कॉम्पिटिटिव हो सकता है या कितना नहीं हो सकता। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनाने से बिजनेस को क्या किया जाता है, लॉ में ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट, कोर्ट में क्या केस बन सकता है ये केस समझाया जाता है। अब ये कोर्ट केस से मुझे याद आ गया, चलो आपको थोड़ा सा अगर मैं रिलायंस और बिग बाजार और अमेजन के बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई अगर समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपटीशन लॉ जो मैं आपको फाउंडेशन लेवल में या एंट्रेंस लेवल में सिर्फ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, यही एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल में जाके एक इतना बड़ा लॉ है सर। तो इस लॉ का एटलीस्ट बेसिक आइडिया लेके जाओ सर, इतना इतना तो लेके जाना चाहिए, नहीं तो आप रट के मगअप करके चले जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे क्या सीसीआई पढ़े थे, शायद 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 करके जिंदगी खत्म हो जाता है, शायद पढ़ा था शायद पढ़ा था। हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हो, किसी का आवाज आया। अब देखो इस पूरा खेल में हुआ क्या है, रिलायंस, बिग बाजार, अमेजन, 3 खिलाड़ी है सर। सर तीनों खिलाड़ी मार्केट में पॉपुलर है, ये सर नो, पॉपुलर भी नहीं, दे आर बिग, दे आर बिग, ठीक है। अमेजन वर्सेस रिलायंस, बेसिकली जो यहाँ झगड़ा है ये अमेजन के साथ रिलायंस का झगड़ा है, और झगड़ा किसको लेके है, मतलब आप ऐसे बोलो जैसे हम लोग एक बोलते हैं ना सर, एक फूल दो माली, ठीक है, इस टाइप का, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी जैसा है। सर क्या बात करते हो, लव स्टोरी कहाँ से आ गया? अरे ऐसा होता है ना कभी कभी हम लोग स्कूल लेवल में देखते हैं, हाँ बचपन में। तो यहाँ पर फूल कौन है, फूल है फ्यूचर ग्रुप, और इसका दो माली कौन है सर। सर मेरा बात का गलत मतलब ना निकलना, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, एक लड़की के पीछे 2 लड़का, हाँ, या फिर एक लड़का के पीछे 2 लड़की, आजकल सब कुछ चलता है सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट, मतलब कहने का मतलब है जब ट्रायंगल लव स्टोरी बनता है ना, तो उसमें जो देखने को मिलता है कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देखोगे, कंपटीशन, बात को समझे सर, कंपटीशन, ठीक है, कौन ले सकता है फ्यूचर ग्रुप को। फ्यूचर का बिजनेस का हवा टाइट हो गया है, बिग बाजार का बिजनेस हवा टाइट हो गया है, टाइट मतलब बहुत खतरनाक टाइट हो गया है। अब जब किसी का हवा ढीला हो जाता है तब तो उसको क्या करना पड़ेगा, तब लेकिन बिग बाजार का इतना बड़ा बिजनेस है, इसको पाने के लिए अमेजन एंड रिलायंस दोनों पागल है। क्यों? क्योंकि अमेजन रिटेल बेहेमोथ है सर, और सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेल चेन है अमेजन, इंडिया छोड़ के बेसिकली यूएस का है, यूरोपियन मार्केट में है, साउथ अमेरिकन मार्केट में है। अमेजन नाम से ही पता चलता है, अमेजन का साइन देखे कभी आप लोगों ने, इसका मतलब जानते हैं,
अमेजन ए से लेके जेड तक में एरो देके रखा है। इसमें 2 पॉइंट बताता है अमेजन कि एक तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन, पता है ना कहां पर है? हेलो, अमेजन रिवर कहाँ है पता है आप लोगों को? कौन से देश में है अमेजन रिवर बताओ? अरे किस कंट्री में है अमेजन, या कौन से कॉन्टिनेंट में है? एक कंट्री, साउथ अमेरिका। कौन से कंट्री से कौन से कंट्री तक ये पूरा जाता है सर? ब्राजील, अर्जेंटीना। हाँ, ये पूरा एरिया ना अमेजन का ही देन है सर। यहाँ पर मिलेगा आपका अमेजन, अमेजन बेसिन। ये पूरा ब्राजील जो है ना, ये पूरा अमेजन बेसिन ही है। ब्राजील से लेके यहाँ पूरा एकदम आपको पैराग्वे उरुग्वे बहुत दूर तक जाता है ये अमेजन। ठीक है, तो छोड़ो, अभी ज्योग्राफी में नहीं जाते, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं खो जाऊंगा। लेकिन आपको बस इतना बताना चाहता कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, और साथ में अमेजन का साइन भी देखो, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक इसका साइन में ये जो हैप्पी साइन है ना, ये जो एरो हैप्पी है, हैप्पी एरो है, ये ए टू जेड में, मतलब ए टू जेड सब मिलता है। ठीक है, ऐसे टीवी में ऐड भी बड़ा अच्छा आता है, आपकी घर की दुकान, एडवर्टाइजमेंट में भी मस्त है। लेकिन सर वो छोड़ो, पॉइंट इज दैट ये फ्यूचर ग्रुप को लेके अमेजन का किस्सा क्या है और रिलायंस के साथ क्या किस्सा है। सर कहानी का समरी ये है कि बिग बाजार तो बंद होने वाला था, लॉस में चला गया था। बिग बाजार कंपनी में, मतलब फ्यूचर ग्रुप में अमेजन का 15% स्टेक है सर। कूपन में, फ्यूचर में जो कूपन मिलता है ना, जो नॉर्मली फ्यूचर ग्रुप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है, वो कूपन का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कूपन इन्वेस्टमेंट एक्चुअली अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप में किया है। इसका मतलब ये होता है कि अमेजन का फ्यूचर के बिजनेस में स्टेक है, स्टेक मतलब शेयर होल्डिंग है। तो जब बिग बाजार बोला था कि मैं अपने बिजनेस को सेल करने वाला हूं, तो अमेजन ने इसको ऑफर किया था। लेकिन बाद में अमेजन विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, अमेजन से कुछ पूछा ही नहीं, रिलायंस को जाके बेच दिया 25,000 करोड़ में। सर केस समझ में आ रहा है? 25,000 करोड़ में ये जाके बेच दिया। कौन है ये देखो, ये अमेजन का बिग बाजार का ओनर है सर, किशोर बियानी। ये जो साइड में फेस दिख रहा है ना, ही इज द गाय, दिस इज द पर्सन, द ग्रेट बिजनेसमैन। बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया सर, गड़बड़ कर दिया। अब क्या हुआ, अमेजन का मानना है, अमेजन का मानना है, अब यहाँ पर लड़ाई इनके बीच में है। ये है जेफ बेजोस, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, है ना। अभी कौन है वर्ल्ड रिचेस्ट में? ये सेकंड है। फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट में आ गया आपका टेस्ला, है ना। टेस्ला फर्स्ट में आ गया, लेकिन कुछ दिन पहले तक जेफ वर्ल्ड नंबर 1 था। अब कभी भी ये वापस वर्ल्ड नंबर 1 हो सकता है, तो बेसिकली दे आर वर्ल्ड नंबर 1 पर्सन। तो जेफ बेजोस के साथ अभी मारपीट चल रहा है, मारपीट मतलब कंपटीशन चल रहा है रिलायंस का, इंडिया रिचेस्ट पर्सन। तो बिग बाजार बेचा किसको? रिलायंस को। लेकिन अमेजन का मानना है कि बिग बाजार रिलायंस को बेच के सही नहीं किया, बिकॉज अमेजन का बिग बाजार में 15% कूपन स्टेक है। हेलो, अमेजन का बिग बाजार में, मतलब फ्यूचर रिटेल में 15% कूपन स्टेक है। विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम अमेजन बिग बाजार ऐसा नहीं कर सकता, ये किसका मानना है? अमेजन का मानना। लेकिन ऑलरेडी रिलायंस बिग बाजार को 25,000 करोड़ दे दिया था, और साथ में इंडिया का कुछ आउटलेट भी। बिग बाजार का पूरे भारत में 350 के आसपास आउटलेट है, 350 के आसपास। उसमें मैक्सिमम आउटलेट रिलायंस को ऑपरेट करने के लिए दे दिया। इवन आज भी अगर आप किसी मॉल में जाते हो जहां पर बिग बाजार है, आप देखोगे वहां पर बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार लिखा हुआ है। देखा आप लोगों ने रिसेंटली? ये मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ। किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो जहां बिग बाजार हुआ करता था, वो बिग बाजार की जगह, वहां पर बिग बाजार की जगह क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट बाजार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो रिलायंस ले लिया। लेकिन सर मैटर अभी भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये कोर्ट केस अभी भी पेंडिंग है।
अब इसका न्यूज देखते हैं कि हुआ क्या था, पूरा स्टोरी एक बार सुन लेते हैं, तो कंपटीशन कमीशन का खेल आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कमीशन एक्चुअली इंडिया में करना क्या चाहता है। ऐसा एक कहानी नहीं है, ऐसा हजारों कहानी हो सकता है, पर आपको मैं पहले ये समझाना चाहता, ये जो रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप का जो डील हुआ है, ठीक है, ये डील में एक्चुअली हुआ क्या था। सर ध्यान से सुनना सर, ये सब मैं नॉर्मली स्टॉक मार्केट केस स्टडीज में बताता हूँ, बट मुझे लगा कि आप लोगों को भी इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, तभी मैं सीसीआई को बताते हुए आपको रियल केस बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। ठीक है सर। सर अगस्त 29 2020 में रिलायंस रिटेल अनाउंस दैट इट हैड एक्वायर्ड अ फ्यूचर ग्रुप रिटेल बिजनेस अक्रॉस द अपैरल, लाइफस्टाइल एंड ग्रोसरी। अपैरल सेगमेंट, लाइफस्टाइल सेगमेंट, ग्रोसरी सेगमेंट, बिग बाजार में बड़ा बड़ा टॉप टॉप है ना, बिग बाजार है, नीलगिरी है, एफबीबी है, इजी डे है, सेंट्रल है, ब्रांड फैक्ट्री है, बहुत सारा ऐसा बिग ब्रांड है। और रिलायंस ने ये कहा कि दे सेड दे वर पेइंग क्लोज टू 25,000 करोड़ इन एक्सचेंज फॉर सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रिटेल ब्रांड्स ऑफ आवर टाइम। ऑब्वियसली बिग बाजार, नीलगिरी, एफबीबी, इजी डे, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री कौन नहीं जानता, आज भी लोगों के मुंह में है। क्या सर आप लोग ये सब ब्रांड के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? सुना है कि नहीं सुना, बोलो ना। कुछ नहीं तो कम से कम बिग बाजार, एफबीबी और ब्रांड फैक्ट्री एंड सेंट्रल ये तो जानते ही होंगे। नीलगिरी, इजी डे हमारे ईस्ट इंडिया में कम दिखता है, बट बाकी से साउथ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, गुजरात, बॉम्बे में बहुत चलता है। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सब? जी सर। तो ये पूरा बिजनेस 25,000 करोड़ में रिलायंस ने ले लिया, बट जस्ट व्हेन एवरीबॉडी थॉट द डील वाज अबाउट टू बी कंज्यूमेटेड, Amazon इंटरवेंट। जिस जिस जब जैसे ही रिलायंस के साथ बिग बाजार का जैसे ही बिग बाजार का डील कंप्लीट हुआ, Amazon बीच में टपक पड़ा। एक्चुअली Amazon इसके बारे में बिग बाजार को पहले ही बताया था, लेकिन बिग बाजार को ये नहीं समझ में आया था, किशोर बियानी को, कि Amazon इतना बड़ा स्टेक्स ले लेगा। Amazon ने क्या किया, Amazon एक्चुअली बिग बाजार के अगेंस्ट में कोर्ट में चला गया। They were livid that Future Group was selling a sizable part of its retail business to Reliance without their explicit consent. Amazon का मानना है कि विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट, मतलब ओपिनियन, बिना ओपिनियन का, Amazon से परमिशन बिना ही बिग बाजार ने रिलायंस को बेचा। एंड दे हैड ए पॉइंट, और एक्चुअली इसमें Amazon का पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट है बोलो तो? सर Amazon ऑलरेडी 1400 करोड़ फ्यूचर कूपन में इन्वेस्ट करके रखा है, मैं आपको अभी वही बता रहा था, जिसका अमाउंट फ्यूचर रिटेल का 9% के आसपास होगा। 9% इन फ्यूचर ग्रुप, 1400 करोड़। एंड व्हाइल दैट मे नॉट हैव बीन प्रॉब्लमेटिक इन इटसेल्फ, ठीक है, ये भी उतना प्रॉब्लम नहीं था। Amazon only made the deal because it gave them special rights to assets held by future रिटेल। और Amazon इसलिए ऐसा किया था क्योंकि ये जो 1400 करोड़ में 14.5 मतलब 1400 करोड़, 1500 करोड़ में 9% स्टेक में फ्यूचर ग्रुप का, मतलब बिग बाजार के एसेट्स में, Amazon का, बिग बाजार के एसेट्स में Amazon का राइट आ जाता है। फॉर इंस्टेंस, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना था, फ्यूचर ग्रुप कुड नॉट सेल द लाइक्स ऑफ बिग बाजार, नीलगिरी टू सम रेस्ट्रिक्टेड पर्सन इंक्लूडिंग रिलायंस। और इस एग्रीमेंट में यह भी बोला हुआ था कि बिग बाजार कभी भी किसी बड़े कंपनीज को नहीं सेल कर सकता, जिसमें रिलायंस भी शामिल था, बिकॉज Amazon को पता था कि अगर भारत में कोई उसको टक्कर दे सकता है बड़े लेवल पे, एक्सेप्ट फ्लिपकार्ट एंड वॉलमार्ट, जो वॉलमार्ट भी यूएस का है। आज जो फ्लिपकार्ट चलता है ना सर, उसमें भी देखो, उसमें भी कंपटीशन है, बट वो अलग से करता है, वो अलग लेवल में करता है। जैसे फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट पहले इंडिया का कंपनी था, सिंगापुर में रजिस्टर होके मेन बिजनेस इंडिया में चलाता है, लेकिन फ्लिपकार्ट को हेल्प करने के लिए, हेल्प बोलना भूल होगा, बेसिकली Amazon का जो पुराना कॉम्पिटिटर कौन है बोलो तो? Amazon का पुराना कॉम्पिटिटर, ग्लोबल कॉम्पिटिटर, वॉलमार्ट सर, वॉलमार्ट। ये जो वॉलमार्ट है ना, दुनिया को मॉल बिजनेस का
जो स्वाद है ना, जो हम लोग आज मॉल में जाते हैं, मॉल में जाते शॉपिंग करते सेल्फी खींचते, है ना, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट वॉलमार्ट ने एक्चुअली दुनिया को दिखाया, ठीक है, और यूएस में इसका चालू हुआ था, बट वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया और 72% स्टेक वॉलमार्ट का फ्लिपकार्ट में है। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट इंडिया कंपनी है बट इसका मेन इन्वेस्टमेंट यूएस से आता है और भी है। लेकिन अब देखो अमेजन का ऐसे ही टक्कर वॉलमार्ट के साथ फ्लिपकार्ट के साथ चल ही रहा था, ऊपर से अगर बिग बाजार आ गया, ऊपर से अगर बिग बाजार आ गया तो फिर इसका तो हवा टाइट हो जाएगा, मतलब कंपटीशन बहुत जोर का हो जाएगा। तो ये चीज क्लियरली अमेजन अपने डील में बोला था, किसको, बिग बाजार को, कि भाई आप रिलायंस जैसे बड़े बिजनेस को सेल नहीं कर सकते। लेकिन बिग बाजार ने नहीं सुना, पता नहीं उनको क्या लगा था। तो इमीडिएटली अमेजन डिसाइडेड टू अप्रोच द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है, कोर्ट होता है सर, कोर्ट। पहले एक्चुअली इंडियन कोर्ट में ही केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, मतलब हाई कोर्ट में गया था, लोकल जुरिस्डिक्शन में जहां पर ये लोग रजिस्टर्ड है। बट वहां पर बोला था कि देखो आप लोग जैसे इतने बड़े बड़े केस संभालने के लिए यहाँ पर टाइम नहीं है, बहुत सारा केस ऐसे ही चल रहा है, आप एक काम करो, अब सिंगापुर चले जाओ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पे। तो अमेजन एज वेल एज बिग बाजार चला गया सिंगापुर। सिंगापुर में आर्बिट्रेशन सेंटर होता है, आर्बिट्रेशन मतलब जो लीगल कोर्ट ही है, इंटरनेशनल कोर्ट है बिजनेस लेवल का। और इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अमेजन के फेवर में केस को बना, लेकिन ये बात बिग बाजार को पसंद नहीं। They offered the internet giant interim relief and explicitly forbade Future Group from completing the transactions. Completing the transactions मतलब वो बिना बिग बाजार को बोले, फ्यूचर ग्रुप को बोले हुए, अमेजन को बोले हुए फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार ये काम सही नहीं किया। बट डिस्पाइट द रूलिंग फ्यूचर ग्रुप सिंपली, मतलब बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप मतलब बिग बाजार, हाँ याद रखिएगा, simply choose to push through nonetheless. They contended that the whole emergency arbitration was alien to Indian law, ये भारत के लॉ के हिसाब से नहीं है, and eventually the matter was brought in front of the Supreme Court. जब इंटरनेशनल कोर्ट बिग बाजार के अगेंस्ट में केस दिया सिंगापुर कोर्ट, तब ये आके इंडियन सुप्रीम कोर्ट में आए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस झूलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर झूलता रहा। Supreme Court was not looking at the validity of the transaction itself. They were simply trying to figure out if the award from the emergency arbitration ought to be nullified, and after some deliberation, they did not feel it was necessary. So a question is that, अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर बहुत सारा रीजन आपके साथ आप हमारे सामने बता रहे हो, इसमें कंपटीशन का खेल हुआ क्या नहीं? अरे हुआ ना, बहुत जोर का कंपटीशन हो गया ना सर, बहुत जोर का कंपटीशन हो गया। क्या बिग बाजार रिलायंस को ये सेल कर सकता था? रूल क्या कहता है, उसके लिए कंपटीशन लॉ समझना पड़ता है। फॉर स्टार्टर्स दे फाउंड दैट इमरजेंसी आर्बिट्रेशन, मतलब जो सिंगापुर में हुआ, was conducted within the confines of the law, but more importantly they also believed that it served a very important purpose. Both Future and Amazon, मतलब Big Bazaar and Amazon signed the shareholders agreement only after consenting to arbitrate at Singapore. दोनों कंसेंट लेके गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट। इफ ए डिस्प्यूट एवर रोज, सो दे वर मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस हियर, मतलब जानबूझ के किया। सो इफ इट वर नॉट फॉर दिस, the people and institution would routinely approach courts and overburden an already stressed justice system. मतलब इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी काफी सारा केस को लेके सारा दिन पागल होता रहता है। हमारे देश में जस्टिस सिस्टम बहुत समय लगता है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत है सर, 140 करोड़ का कोर्ट है और इतना लॉयर या जज नहीं है हमारे देश में जितना होना चाहिए। ऐसे केसेस में ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अगर आ जाए, कॉर्पोरेट फिगर आ जाए, तो और मुश्किल। तो सिंगापुर कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में टाइम लग रहा है, अभी भी टाइम लग रहा है। इट वुड नॉट बी प्रिटी, सो यू कैन सी वेयर द जज इज कमिंग फ्रॉम हियर। एंड देन देयर वाज आल्सो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल मतलब आप अपना पुराना बात जो कहे थे उस बात से आप मुकर नहीं सकते, है ना। मतलब बिग बाजार ने अमेजन को जो वादा किया था उस वादा से वो मुकर रहा है। सो थिंक ऑफ दिस वे, एज यू ऑलरेडी नोटेड, बोथ फ्यूचर एंड अमेजन साइंड द शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट, है ना सर। तो कहने का मतलब है, एंड वी से जस्ट बिकॉज द इमरजेंसी अवार्ड वाज नॉट स्टॉप गैप सॉल्यूशन, it was an interim relief awarded only to stop transactions. Now both parties will have to argue
the merits of the case, Amazon will contest the future group violates terms within the agreement and future group will argue otherwise. फ्यूचर ग्रुप का मानना है कि मेरा बिजनेस मैं किसी को भी सेल करूं. अब क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नहीं है अभी भी, if the Singapore International Arbitration Center does not rule in favor of Amazon, once again experts believe it would likely to mean that the end of future Reliance deal. ऐसा माना जा रहा है सर कि शायद ये फ्यूचर के साथ रिलायंस का जो डील बना है, जो 25,000 करोड़ में जो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप को खरीदा है, शायद ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि कोर्ट केस किधर जाएगा, अभी भी केस झूल रहा है. अगर आप रिसेंट न्यूज देखोगे, ये तो पुराना न्यूज है, अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं, रिलायंस बिग बाजार डील, ये 25 अप्रैल का न्यूज है, 2 हफ्ता पहले. रिलायंस फॉरेन टू एफएमसीजी कैन ऑफर स्टिफ कंपटीशन टू बिगेस्ट लाइक यूजुअल. पता नहीं सर्च बिग बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान्स टेक ओवर. ये देखो 28 फरवरी को हुआ था. फ्यूचर रिटेल सर्च बिग बाजार एज रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान्स टू टेक ओवर. रिलायंस टेक ओवर कर लिया था, लेकिन अभी भी कोर्ट केस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कोर्ट केस कंप्लीट नहीं हुआ. तो कहने का मतलब यही है सर, मैं आपको इतना बड़ा केस क्यों सुना रहा था, अभी भी इसमें क्या फैसला होगा वो तो आगे आगे पता चलेगा. ऐसे तो मैं डिटेल्स डिस्कशंस कंपटीशन एक्ट में कर पाता हूँ, बट क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कंपटीशन कमीशन जो होता है वो ये हर चीज देखता है कि कौन किसके साथ किस लेवल में बिजनेस कर रहा है, क्या कोई किसी के साथ धोखा तो नहीं दे रहा है, क्या कोई किसी को अपना पैसा का दम से तो खरीद तो नहीं ले रहा है. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है सर, कंपटीशन इज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप. कंपटीशन चलता रहता है. जैसे यहाँ पर आपने देखा 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का कंपटीशन, Amazon वर्सेस रिलायंस और बीच में रह गया फ्यूचर. तो कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, इंडिविजुअल, ग्रुप के बीच में लड़ाई को कंपटीशन कहते हैं. So in the context of business, competition is the best means of ensuring that the common man has access to the broadest range of the goods and services at the most competitive prices. ऐसा ना हो कि कंपटीशन ना हो, जितना कंपटीशन रहेगा उतना बढ़िया सर, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए. तो मोनोपोली को रोकना, बिजनेस में कौन किसके साथ कंपटीशन दे रहा है उसको रोकना. जैसे अमेजन रिलायंस फ्यूचर के केस में ये भी एक कंपटीशन है, लेकिन ये हेल्दी हो, लीगली हो, ये भी देखना. तो सारा चीज मैटर करता है, ये सारा मैटर इंपॉर्टेंट है सर. तो ताकि कॉमन मैन को दिक्कत ना हो. जैसे आपको एक चीज बताऊं, अच्छा अगर मानो जैसे अभी मोबाइल नेटवर्क कितना है, मोबाइल नेटवर्क बिजनेस में कौन कौन है सर, वोडाफोन, आइडिया, हाँ जिसको हम लोग अभी क्या नाम से जानते हैं सर, भी. उधर आपका जियो और रही एयरटेल. सर भी का बिजनेस सिचुएशन अच्छा नहीं है, एयरटेल का भी मोटा मोटी चल रहा है, जियो रिलायंस का है, रिलायंस का दूसरा बिजनेस काफी अच्छा है, तो जियो अभी कंपटीशन में हायर लेवल में है. लेकिन क्या ये देश के लिए अच्छा होगा अगर वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल मार्केट से आउट हो जाए तो? नो सर. प्रॉब्लम क्या होगा सर, मार्केट का फुल कंट्रोल जियो के हाथ में आ जाएगा, रिलायंस के हाथ में आ जाएगा. पब्लिक के लिए अच्छा होगा क्या? नो सर. बिजनेस मोनोपोली में चला जाएगा, और अगर बिजनेस मोनोपोली में चला जाता है तो हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, और अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट प्राइस मैनिपुलेट हो जाएगा. जियो का मन होगा तो कम दाम में दे देगा, जियो का मन होगा तो दाम बढ़ा देगा. आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेगा, चॉइस नहीं रहेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे आप, आपके पास चॉइस नहीं रहेगा, आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे. मैं ऐसा ढेर सारा कहानी आपको बताता हूँ. 2 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा समय दो, 2 मिनट का ब्रेक है सर. आप लोग तब तक क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, आप एक बार इसको रीड करो. मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ सर, मैं 2 मिनट में आता हूँ. आप लोग जस्ट स्क्रीन को गो थ्रू करो. मैं आपके बताता हूँ
कि क्या हो सकता है। यस सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो अब आप लोग देखो, मैं जो बात आपको बता रहा था उस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल, अगर दो कंपनी चला जाए, जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं ना वोडाफोन का हालत देख के ना आपको रोना आ जाए। स्टॉक मार्केट में मैं इसका बात करता रहता हूँ, कंपनी फंडामेंटल में जब बात करता हूँ ना, मुझे बात करना पड़ता है। तो जस्ट आप भी का हालत देखो, वोडाफोन, जो एयरटेल का देख लो, आपको समझ में आएगा। एयरटेल फिर भी पहले से बेहतर हुआ है। जियो तो रिलायंस का पार्ट है, जियो का अलग से शेयर नहीं है सर, बट जियो रिलायंस का पार्ट है और रिलायंस का पास काफी पैसा है, प्रॉब्लम नहीं है उसको। आप एयरटेल का ही हालत देखो, मैं आपको एयरटेल का इनकम दिखाता हूँ। अब देखो, अगर आप नेट इनकम देखोगे तो लास्ट 2020 में इसका नेट इनकम देखो कितने का लॉस है। भारतीय एयरटेल का लॉस देखो आप एक बार, 2020 में इसका लॉस देखो सर, 32,000 करोड़ का लॉस था, 32,000 करोड़। 2021 में लॉस था 15,000 करोड़ का, लेकिन रिसेंटली इसने अपना लॉस को कवर किया 4,254 करोड़ का। और क्योंकि बिजनेस में ये लॉस कवर हुआ तो इसका स्टॉक प्राइस में भी उसका इफेक्ट दिखा। अब ये सब आपको अभी से समझना चाहिए कि बिजनेस किस तरह से प्रॉफिटेबल पोजीशंस पे पहुंचते हैं और तब जाके उसके स्टॉक में भी उसका इफेक्ट आता है। लुक एट सर, ये देखिए एयरटेल ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल में चला गया ऑलमोस्ट। ये देखिए, इवन मैंने लास्ट एक साल पहले भी स्टॉक इसके बारे में फंडामेंटल्स किया था, तब इसका शेयर 500 टका समथिंग चल रहा था, जब ये बहुत हाई लॉस में जा रहा था, 15,000 करोड़ लॉस में था। लेकिन मैं बोला था कि अगर लॉस कवर कर देता है तो एयरटेल आगे निकल जाएगा। वोडाफोन का हालत और खराब है सर, मुझे वी का डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, गूगल में दिखा देते हैं, रुको। वी शेयर प्राइस, हालत बहुत खराब है। वोडाफोन आइडिया, लिख तो रहा हूँ वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन
वोडाफोन बानम क्या होगा, स्पेलिंग क्या होगा, वोडाफोन आइडिया। किसी कारण से दिख नहीं रहा है, छोड़ो, लेकिन आप शेयर का हालत देखो, वोडाफोन और आइडिया में स्पेस दे के दिख रहा तो स्पेस आई, नो सर, वोडाफोन स्पेस आइडिया। स्पेस आई हमें क्या ना देखा, सर टॉप वाला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, यस यस, सॉरी। देखो सर इसका हालत देखो, फाइनेंशियल्स में चलेगा मैंने, अब इसका हालत देखो आप, बिजनेस का सिचुएशंस देखो, ये 2020 में 73,000 करोड़ के लॉस में था सर, 73,000 करोड़। नेट इनकम देखो आप, 2021 में थोड़ा कम हुआ, 44,000 करोड़ का, 2022 में 28,000 करोड़ का, अभी भी 28,000 करोड़ में ही जा रहा है। इसीलिए इसका शेयर का दाम अभी भी गिरा हुआ है सर। अब आप बोलोगे सर क्या होगा, इसका बिजनेस बचेगा कि मर जाएगा, बिग क्वेश्चन सर, इट्स अ बिग क्वेश्चन। क्या वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर पाएगा, क्या वोडाफोन आइडिया मार्केट में टिक पाएगा सर? लास्ट 5 साल में सबसे कम दाम में चल रही है, 9 टका पर शेयर। सर कहने का मतलब क्या है सर, वही मैं बताना चाहता हूं आपको, बिजनेस, कंपटीशन, सब चीज इंपॉर्टेंट है। इसका बिजनेस इतना खराब ना होता लेकिन अगर जियो ना आता। अब आप बोलोगे सर तो फिर जियो आना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं सर, जियो आके पब्लिक का अच्छा किया ना। पब्लिक के लिए जियो आने के बाद डेटा पैक, नेटवर्क का यूज करना इजी हो गया। जेन्युइन बात बताओ, लोगों के लिए इंटरनेट आज के डेट में जियो आने के बाद इजी हो गया। ये फैसिलिटीज वोडाफोन आइडिया नहीं दे पा रहा था। अब ये कंपटीशन तो इनको झेलना ही था, दे हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब क्वेश्चन इज दैट, जब इनके पास पैसा था तब इन लोग पैसा को मैनेज नहीं कर पाया, दे रियली कांट मैनेज देयर बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई दे आर इन अ क्रिटिकल प्रॉब्लम नाउ। जियो तो पहले मोबाइल बिजनेस में था ही नहीं। रिलायंस का भाई जो है, मुकेश अंबानी का भाई जो है, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसके पास था, वो भी गया काम से, अनिल अंबानी, उसका बिजनेस का हालत खराब हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन, उसका भी शेयर प्राइस देखो आप, वो बैंकरप्टेड हो चला गया। रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर 2.65, डेटा ही नहीं है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है सर। लास्ट 5 साल में अगर आप चेक करोगे तो कभी इसका शेयर का दाम, ये देखो, ये रिलायंस कम्युनिकेशन है, अभी इसका कुछ नहीं है, इसका फाइनेंशियल चेक करना क्या है, और मतलब कुछ है ही नहीं, लॉस 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 लॉस, खराब, पूरा हालत खराब है सर, खरीदना भी मत। लेकिन वोडाफोन को लेके बात चल रहा है सर, वोडाफोन आइडिया को लेके एक बड़ा डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि क्या वोडाफोन आइडिया वापस जाम बैक करेगा, वापस बाउंस बैक करेगा। गवर्नमेंट चाहता है कि करे, गवर्नमेंट नहीं चाहता कि पूरा का पूरा खेल एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो जाए, गवर्नमेंट नहीं चाहता। बट अगर एज ए बिजनेस ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट अपने पॉकेट से तो नहीं देगा पैसा। हाँ, कुछ सब्सिडी दे सकता है, कुछ मे बी सब्सिडी नहीं, मे बी कुछ बेनिफिट दे सकता है, टैक्स बेनिफिट वगैरह कुछ दे सकता है, बट नथिंग मोर देन दैट सर, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दिस इज अ रियल लाइफ सिचुएशंस। अब ये सब सिचुएशंस को डील करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर बिजनेस का। अब कंपटीशन कमीशन एक्चुअली 2-3 चीज देखता है। पहला बात, कॉमन मैन को दिक्कत ना हो, ये बहुत बड़ा काम है सर, इट्स अ बिग डील। एक बात, कॉमन मैन को बेस्ट सुविधा मिले जो वर्ल्ड वाइड मिलता है, जैसे जियो। शायद आपको अभी इस पूरा खेल में जियो को विलेन लग रहा है, बट आप एक चीज नहीं समझोगे सर, जियो विलेन नहीं है, जियो तो हीरो है। सर क्या बात करते हैं सर, आम आदमी की नजर में जियो हीरो है सर। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने जब जियो को लाया तब मार्केट में कौन था, वोडाफोन था, आइडिया अलग से था, मार्ज नहीं हुआ था, आइडिया और वोडाफोन अलग अलग होता था, एयरटेल था, ठीक है, बीएसएनएल भी बहुत अच्छा था उस टाइम पे, और कुछ और भी कंपनीज था, रिलायंस कम्युनिकेशन का था, मतलब रिलायंस का जो पुराना कॉन्सेप्ट था अनिल अंबानी का, फिर आपका डोकोमो, टाटा का डोकोमो था, ठीक है, ये सब सीन होता था। लेकिन जिस लेवल में जियो पब्लिक के लिए सुविधा लाया, जियो का एक चीज मानना था, जियो, रिलायंस ने एक स्टोरी बता रहा था
कि लोगों को कॉल करने के लिए पैसा देना पड़ता है। वर्ल्ड का डेवलप नेशंस में कॉलिंग के लिए पैसा नहीं लगता। तो रिलायंस का भी यही मानना था कि अगर पैसा यूज करना है तो डेटा के लिए करे, कॉलिंग तो फ्री होना चाहिए। और आप देखो रिलायंस भी यही बात किया, डेटा पैक मारो कॉलिंग फ्री है। यही किया ना जियो का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, ये कॉन्सेप्ट पहले ये जो बड़े बड़े प्लेयर था वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, ये लोग नहीं ला पाया था। तो बेसिकली पब्लिक को बेस्ट बेनिफिट दे रहा है, लेकिन मार्केट को भी, कंपटीशन को भी रखना है। ऐसा नहीं कि आप आ जाओगे और कुछ भी करोगे, ठीक है। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन के कारण जियो एक गलती किया था, पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता होगा जियो जब आया था तो जियो का सिम फ्री में मिला था, और फ्री सिम ही नहीं, साथ में 6 मंथ्स का डेटा। ये याद है आप लोगों को? मैंने भी लाइन लगा के लिया था सर। यस 6 मंथ्स का डेटा फ्री दिया था। और ये करने के कारण मार्केट में जो डेटा पैक का जो प्राइस है ना वो बहुत जोर का गिर गया था। तो एयरटेल को, वोडाफोन को, आइडिया को भी उस डेटा प्राइस को घटाना पड़ा। लेकिन सर इसके क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? सर इसमें इन लोगों के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम, और इसके लिए बाद में कोर्ट ने, कंपटीशन कमीशन ने जियो को, मतलब रिलायंस को फाइन किया। क्या फाइन किया? आप लोग एक चीज देखिएगा, लास्ट 1 साल पहले सारा रेट कम था, उससे बाद 1 साल पहले सारा रेट बढ़ गया। इवन रिलायंस जियो टू जियो, जियो टू नॉन जियो में भी फ्री कॉलिंग होता था, बट अब देखना जियो से नॉन जियो कॉलिंग के लिए अलग से पैक मारना पड़ता है, या फिर अलग खर्चा करना पड़ता है। मतलब उसमें जो बेनिफिट था वो बेनिफिट हटा दिया और पैक का, मतलब पैक का कॉस्ट बढ़ा दिया। और ये रिलायंस को बेसिकली पेनल्टी के तौर पे दिया गया, और रिलायंस से कुछ 5-10 हजार करोड़ के आसपास का पेनल्टी भरना पड़ा, क्योंकि उसने कंपटीशन को डिसरप्ट किया था। और ये केस किया था एयरटेल वोडाफोन। समझ में आ रहा है सर? ये सब चीज होता रहता है। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये सब चीज देखना है सर, समझना है। तो ये रियल लाइफ डे टू डे कॉन्सेप्ट है सर। डे टू डे मतलब होता रहता है, एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा। सो common man has access to broadest range of goods and service at the most competitive price. With increased competition, producers will have maximum incentives to innovate and specialize. This would result in reduced cost and wider choice to consumer. Cost भी कम हो, consumer के पास भी choice हो. So fair competition in market is essential to achieve this objective. ऐसा ना हो कि जोर जार मुलुक तार, समझते हो? जोर जार मुलुक तार मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जिसके पास पैसा है उसके पास मार्केट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव कमीशन वाज सेट अप to create and sustain fair competition in the economy that will provide a level playing field to the producers. सबके पास खेलने का मौका हो, सभी कोई मार्केट में सरवाइव कर पाए, ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपटीशन कमीशन का है। एंड मेक द मार्केट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। कंपटीशन में आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कंपटीशन डायरेक्टली भी हो सकता है, कंपटीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब ये डायरेक्ट कंपटीशन क्या है? मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन कम्पीट ईच अदर, जैसे कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग। बर्गर किंग का शेयर आया कुछ दिन पहले इंडिया में, ये भी अच्छा चल रहा है। बर्गर किंग का शेयर मैंने लिया, किसी ने लिया था, मैंने बोला था बर्गर किंग ले सकते हो। ये देखो, एक साल से ज्यादा हो गया बर्गर किंग। मोटा मोटी मैंने बोला था कि जब आया था 140, अब वापस उसी रेंज में आ गया। एक्चुअली इसका लिस्टेड प्राइस 140 नहीं था, ऑलमोस्ट वही 100 के आसपास लिस्टेड था। 100 से एक ही दिन में 140 में आया था। उसके बाद नीचे गिरा था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर से चला गया सर। तो बर्गर किंग का शेयर आप देख पा रहे हो सर, रेस्टोरेंट ब्रांड है, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का शेयर नहीं है अब इंडियन मार्केट में, बट बर्गर किंग इंडियन मार्केट में है सर। सो products that perform the same function compete each other, for example fast food, McDonald, Burger King, Coca-Cola, Pepsi, ये सब यूएस जायंट है सर, पिज्जा हट एंड डोमिनोज,
ये सब एक दूसरे के साथ compete करता है और सेम डायरेक्ट कंपटीशन करता है। इनडायरेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर compete, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैज कंपटीशन विद अदर लोकल रेस्टोरेंट। एक बहुत ही सुंदर बुटीक रेस्टोरेंट जो होता है उसका लोकल रेस्टोरेंट के साथ कंपटीशन होता है, डायरेक्टली नहीं होता। एक लोकल रेस्टोरेंट या लोकल ढाबा और एक बुटीक रेस्टोरेंट, दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम नहीं है ना। हाँ सर, लोकल ढाबा के साथ बुटीक रेस्टोरेंट का डायरेक्ट कंपटीशन है क्या? मतलब बुटीक मतलब वो एक एरिस्टोक्रेटिक वे में आपको फूड डिलीवर करता है, आपको बैठने का अलग ही एक एनवायरनमेंट देता है। लेकिन लोकल ढाबा में ऐसा नहीं है, लोकल रोड साइड रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है, बट फिर भी इनडायरेक्ट कंपटीशन तो है ना। क्यों? हाउ देयर इज इनडायरेक्ट कंपटीशन? सर मानो कि मेरा मन हुआ कि मैं लोकल ढाबा के जाके खाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मेरा 500 का खर्चा आएगा, मैं यहाँ पर जाता तो मेरा 1000 का खर्चा आता, ठीक है। बट अगर मैं 500 में यहाँ पर खा लेता, बुटीक में तो नहीं गया, मैं बुटीक में भी जा सकता था बट मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ढाबा पसंद आ गया। तो डायरेक्ट कंपटीशन ना भी दे, इनडायरेक्ट कंपटीशन तो देता है। इसीलिए आजकल ढाबा में दोनों मोड है। आप देखिएगा हाईवे में ढाबा होता है ना, अरे जैसे कोलाघाट जाते हैं यहाँ का लोग, मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हो कोलाघाट जाने के बारे में? कोलाघाट सब कोई वीकेंड में कोलाघाट बहुत जाता है कोलकाता से। कौन सा ढाबा में जाता है रे कोलाघाट? किसको पता? क्या नाम है? शेरे पंजाब, नाम सुना है कि नहीं सुना? हाँ सर, NH6 के ऊपर कोलाघाट में लोग जाते हैं सर, शेरे पंजाब। वो ढाबा था पहले, मैं तो बचपन से देखता हूँ, पहले ढाबा था, रोड साइड ढाबा था। आज तो सर एक बुटीक रेस्टोरेंट जैसा हो गया, लेकिन ढाबा कॉन्सेप्ट आज भी है। तो रंग दे बसंती ढाबा, फिर आपका कोलाघाट में आपका शेरे पंजाब ढाबा, ऐसा बहुत सारा है। बागनान में एक खुला है, बागनान या उलूबेड़िया में, मोस्ट ऑफली रंग दे बसंती खुला है, याद नहीं आ रहा है बट आप लोगों को ज्यादा पता होगा। मैं ये सब से थोड़ा दूरी रहता हूँ। हाँ बोलो चिंगड़ी घाटा है, सर। बाईपास दा। हाँ बाईपास ढाबा, वेरी गुड सर। बाईपास ढाबा वो भी बहुत अच्छा बना है सर, मतलब ढाबा है बट उसमें एक बुटीक रेस्टोरेंट ही है वो ना। क्वेश्चन इज यही है, क्वेश्चन यही है कि ये जो कंपटीशन है बुटीक रेस्टोरेंट के साथ एक ढाबा का कंपटीशन डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी एक इंसान अगर 500 उधर खर्चा कर देगा तो इधर 1000 का खर्चा नहीं करेगा, ठीक है। या फिर लोकल मार्केट के साथ सुपर मार्केट का कंपटीशन है ना। मतलब मैं चाहूँ तो लोकल, मेरे घर के बगल में जो ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, किसी लालटूदा पुलटूदा का दुकान होता है ना, हमारे घर के बगल में ऐसा ही नाम होता है सर, नाटूदा का दुकान, पुलटूदा का दुकान, नाडूदा का दुकान, ऐसे ही बोलते हैं। ये नाडूदा के दुकान से ला रहे, हाँ चावल 1 kg 500, ये 500 आलू 500 ये, लेकिन ये आलू पोटैटो सब कुछ आपको सुपर मार्केट में भी मिलेगा। अगर आप लोकल मार्केट से ले लेते हो, जैसे मैं उस दिन बारिश हो रहा था तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, ठीक है। ब्लिंकिट से मैंने पोटैटो ऑर्डर किया, आलू, ग्रीन चिली और 2-4 सब्जी, कुल मिला के मेरा 267 का बिल बन गया। फिर मैं बाद में हिसाब लगाया कि अगर मैं लोकल दुकानदार से लाता, जिसके पास मैं डेली, जिस अंकल से मैं आलू खरीदता हूँ, जिसके पास से वेजिटेबल खरीदता हूँ, केष्टपुर बाजार से, मतलब रविंद्रपल्ली मार्केट से, वहां पर यही खर्चा मेरा हार्डली 170 का होता, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज मेरा ज्यादा पड़ गया। मैं छोटा सा एक धनिया पत्ता, उसका दाम बता रहा ऑनलाइन में 40 टका, बट वो अलग बात, बारिश के कारण मैं नहीं निकल पाया, तो जरूरत था, खाने में कुछ था नहीं घर पे, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन पॉइंट इज दैट सर, देखो ब्लिंकिट यहाँ पर एक दिन के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही कंपटीशन दिया ना लोकल मार्केट को। सिमिलरली जब मैं लोकल मार्केट में जाऊंगा तब वो ब्लिंकिट को कॉम्पीट दे रहा है। ब्लिंकिट हमेशा यही चाहता है, ब्लिंकिट हमेशा यही चाहता है कि हम मार्केट में ना जाए, ब्लिंकिट से ऑर्डर करें। और लोकल मार्केट ये चाहता है कि हम ब्लिंकिट में नहीं, लोकल मार्केट में जाके खरीद के लाए। ये सर नो, आपको बात समझ में आ रहा है सर? लेकिन सर ये कंपटीशन लेवल हेल्दी वे में चले, ब्लिंकिट के पास इतना पैसा है कि वो पूरा बिजनेस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कंपटीशन लेवल में एक एक दायरा होता है।
आप अपना लेवल क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा मैनिपुलेशन कर रहे हो। ऐसे आजकल ब्लिंकिट और एक ऑफर भी दे रहा है, आजकल ब्लिंकिट एक और एक ऑफर भी दे रहा है। ब्लिंकिट बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्टली बिजनेस तो कर ही रहा है बट साथ में वो पार्टनर भी बन जाता है। ब्लिंकिट पार्टनर भी बनाता है। पार्टनर मतलब आप अपना शॉप ओपन करके ब्लिंकिट के साथ टाई अप कर सकते हो। आप बात समझ रहे हो सर? आप अपना शॉप ओपन करके ब्लिंकिट के साथ पार्टनर बन सकते हो। मतलब अगर किसी को भी जरूरत होगा तो वो आपके, मतलब ब्लिंकिट क्या करेगा, लोकल दुकानदार से टाई अप करके सप्लाई कर देगा, जैसे जोमेटो स्विगी लोग करता है। ब्लिंकिट भी ये वाला अप्रोच लेना चाहता है, बट अभी भी ब्लिंकिट अपने गोडाउन से देता है, उसका अपना गोडाउन है। जैसे केष्टपुर में है सर, यहाँ पर सॉल्टलेक के पास, सॉल्टलेक केष्टपुर जोन में एक है सर, ठीक है। तो ऐसा हर जगह में उसने अपना अपना हब बना के रखा, ठीक है। तो ये हब सिस्टम से भी वो आगे बढ़ना चाहता है। उसका मानना है कि सिर्फ हब से इतना लोगों को कैटर नहीं कर सकते, तो ब्लिंकिट ये सोच रहा है, ब्लिंकिट क्या सोच रहा है कि लोकल दुकानदार के साथ भी वो जुड़ जाएगा। यहाँ पर 24 मिनट्स बता रहे हैं बारिश के कारण, बट सर ब्लिंकिट के थ्रू से 10 मिनट का भी डिलीवरी देता है, ठीक है। मेरे को मिला है 10 मिनट का डिलीवरी, तो जो चाहिए वो देगा, लेकिन लोकल दुकानदार से भी वो जोड़ना चाहता है। अब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन यही देखना है कि क्या ब्लिंकिट नॉर्मल बिजनेस को खराब ना करे, ब्लिंकिट नॉर्मल बिजनेस को खराब ना करे। नॉर्मल बिजनेस का ग्रोथ हो जाए चलेगा सर, लेकिन नॉर्मल बिजनेस का बिजनेस को डिसरप्ट ना करे, ये देखना है। क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा पैसा है, वो चाहे तो मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इसी को देखने के लिए कंपटीशन कमीशन को रखता है। आपको बात समझ में आ रहा है सब? हेलो, यस आप सर। लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो देयर शुड बी फ्री एंड फेयर कंपटीशन। अच्छा, ये भी एक देखना सर, सबको ना अपने बिजनेस के बारे में डेवलपमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लिंकिट के पास पैसा है तो वही करेगा, लोकल बिजनेसमैन को भी ना इनोवेशन लाना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन ही है जो बिजनेस को टिका के रखता है सर। लोकल बिजनेस में ना झील का बड़ा कमती है, इनको ना नया चीज करने में ना बड़ा दिक्कत होता है। दे डोंट वांट टू एक्सप्लोर, इनको लगता है एक जमाने में चला है अभी भी चलेगा। तो उन्हें भी ना कंपटीशन देने के लिए इनको भी अपना ऐप बना लेना चाहिए, इनको भी अपना व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहिए। मैं तो कभी कभी अपने वेजिटेबल फ्रूट सेलर को बताता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप बिजनेस करो ना, कस्टमर के साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाओ और डिलीवरी का भी बंदोबस्त करो। तो कोई कोई करता है सर, कोई कोई करता है, जो लोग थोड़ा मॉडर्न है, आजकल का सोच रखता है, एक्स्ट्रा सेल हो जाता है। जो कस्टमर आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसके घर में पहुंचा देंगे, क्या प्रॉब्लम, सेल तो बढ़ेगा। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट एनकरेज इनोवेशन, इंक्रीज एफिशिएंसी, पनिशेस द लैगर्ड्स, जो भी गलती करेगा उसको पनिश करना है। बूस्ट चॉइस, इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस, हर चीज का अबंडेंस अवेलेबिलिटी रहे। ऐसा ना हो कि मार्केट में कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसा होता है, मार्केट में ना ये करता है सर, हर साल ऐसा कभी ना कभी होता है, आप देखिएगा एवरी ईयर एक टाइम आता है, टमाटर का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, आलू का दाम जबरदस्ती बढ़ गया। कभी कभी ना ओरिजिनल रीजन होता है, बट कभी कभी इसको बढ़ाया जाता है। मतलब ये क्या होता है, इसको ना होर्डिंग बोलते हैं। होर्डिंग समझते हो? होल्ड कर लेना। जैसे अभी प्याज का दाम चल रहा है 1 kg का 28 रुपीज। अगर यही 28 रुपीज का प्याज मार्केट में 80 रुपीज, 100 रुपीज में सेल हो, अच्छा लगेगा सर? बिकॉज ऑनियन एक डे टू डे यूज का प्रोडक्ट है। 100 टका केजी इंडिया जैसा कंट्री में, मिडिल क्लास इकोनॉमी में सुइटेबल नहीं है। बट कुछ लोग क्या करता है, जानबूझ के, जो जब भी मार्केट में खबर मिल जाता है कि इस बार ऑनियन अच्छा नहीं हुआ है, नॉर्मली कहाँ अच्छा ऑनियन होता है, ऑनियन प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ अच्छा होता है, खबर रखना पड़ता है, नासिक में होता है, राजस्थान में होता है ज्यादा, मतलब महाराष्ट्र राजस्थान, ये दोनों स्टेट प्याज प्रोडक्शन में सबसे बेस्ट है। अब अगर प्याज, अगर कहीं पर भी राजस्थान में या महाराष्ट्र में ऑनियन प्रोडक्शन में कहीं पर भी कुछ खबर मिला कि एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली स्टोर में जो ऑनियन रहा सर, जानबूझ के ये लोग क्या करता है, स्टोर में होल्डिंग बना देता है और मार्केट में डिमांड सप्लाई में गैप क्रिएट कर देता है और दाम बढ़ा देता है।
ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, बढ़ाता नहीं है, ऑटोमेटिक सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन कर देता है, दाम बढ़ जाता है। ये एक हद तक ठीक है, बट अगर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए ना, दैट इज नॉट गुड। तो अगर ये बड़ा लेवल में हो जाए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस, इसको भी देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपटीशन कमीशन का है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है, आप कोल्ड स्टोरेज का मालिक हो तो आप कुछ भी करोगे। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल दादागिरी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिला के जानबूझ के ये सब करता है। यही तो सोसाइटी का एनिमी है सर। सोसाइटी का एनिमी क्या है? करप्टेड लोग। इसीलिए कंपटीशन एक्ट भी बनाया गया, जो मैं आपको बताया, आप लोग इंटर फाइनल में पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे। तो कंपटीशन लॉ is a tool to implement and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practice by firms and necessary government interfere in the market. The Competition Act 2002, as amended by the Competition Act 2007, follows the philosophy of modern competition law. The Act prohibits anti-competitive agreement, मतलब आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते जिसमें मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। Abuse of dominant positions, आपके पास पावर है तो आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक्विजिशन, एक्वायरिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लेना, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect in competition within India. देश के अंदर बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर। ऐसा करना भारत जैसे देशों में मुश्किल है। कंपटीशन एक्ट का कुछ फीचर्स है। Competition Act 2002 has been enacted to prevent practice having an appreciable adverse effect on competition, promote and sustain competition in the market and to protect the interest of consumers, to ensure freedom of trade, मतलब हर कोई फ्रीली बिजनेस कर पाए। विद द एनफोर्समेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002, एमआरटीपी एक्ट था, मतलब एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता था सर ट्रेड रिलेटेड, एमआरटीपी का फुल फॉर्म मैं भूल गया, ट्रेड प्रैक्टिस, अरे ट्रेड प्रैक्टिस है बट क्या है, एक सेकंड देख लेता हूँ सर, रुक जाओ। रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस बेसिकली एमआरटीपी, ये पहले यही नाम था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, सॉरी सर, ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, पहले ये एक्ट होता था, मतलब किसी को मोनोपोली नहीं करने देना है, किसी को मोनोपोली नहीं करने देना है, और किसी को ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट लगाना है उसमें, ये सब रोकना है। और यही रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट को मॉडर्न वे में डेवलप किया गया। मतलब यही 1969 में यही कंपटीशन एक्ट एमआरटीपी के हिसाब से चलता था, और बाद में एमआरटीपी कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और कंपटीशन एक्ट को 2002 में लाया गया। डिटेल्स एक्ट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल में पढ़ोगे। कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्रिस्क्राइब्स द ड्यूटीज, फंक्शंस एंड पावर्स, ठीक है। जैसे कंपटीशन कमीशन क्या करता है, एक बार फटाफट देख लो। Competition Commission was established by the central government on 14th October 2003. The commission is a body corporate having perpetual succession, मतलब कंपनी चलता, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा भले ही उसका एग्जीक्यूटिव या फिर चेयरमैन चले जाए तो। हाँ सर बोलो। और इसके कॉमन सील होता है। सीसीआई कॉन्सिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, 6 मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, याद रखिएगा कितना मेंबर, 6, एक चेयरपर्सन होगा जिसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, प्रोमोट एंड सस्टेन कंपटीशन। अब ये चीज क्या है आपको पता चल गया, मैंने बहुत सारा एग्जांपल यूज कर दिया। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, हाँ बोलो सर, बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी जिस जो खुद ही खुद को चलाता है। बॉडी कॉर्पोरेट हो जाने से कंपनी लॉ ये परमिशन देता है, कंपनी लॉ ये परमिशन देता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कंपनी में, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। जब आप कोई कंपनी बना लेते हो ना, सपोज आपका नाम है विशाल, विशाल ने बनाया एक कंपनी, नाम है विशाल कंपनी लिमिटेड या विशाल लिमिटेड, तो विशाल लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों? क्योंकि विशाल लिमिटेड अपने नाम पे डील कर सकता है, विशाल लिमिटेड अपने नाम पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, विशाल लिमिटेड के नाम पे बैंक अकाउंट हो सकता है, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो जब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है।
ठीक है, जैसे विशाल अगर एक प्राइवेट लिमिटेड चलाता है या पब्लिक लिमिटेड चलाता है, विशाल अगर कंपनी में ना भी रहे, कंपनी चलता रहेगा। जैसे कंपटीशन कमीशन भी वही है, चेयरपर्सन आज के कोई है, कल कोई और रहेगा, मेंबर आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं परपिचुअल सक्सेशन। ये सब डिटेल्स में कंपनी लॉ में डिटेल्स में बताता हूँ। कॉमन सील भी है, एक कॉमन स्टैंप होता है। CCI consists of a chairperson, 6 member. It is the duty of the commission to eliminate practice having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interest of consumer and ensure freedom of trade in markets in India. The commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from a statutory authority established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness, impact training on competition issues. Competition Commission has been established for the accomplishment of following object: to prevent practice having adverse effect on competition. मतलब मार्केट में कंपटीशन को खराब करने का जो बड़े बड़े इलीगल बिजनेसमैन सोचते हैं या फिर पैसा वाला लोग सोचता है ना कि मैं इसको तो खराब करके रखूंगा, ऐसे प्रैक्टिस को रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। कितना कर पाता है वो अलग बात, बट कोशिश करता है। Promote and sustain competition in market, protect the interest of consumer and to ensure freedom of trade carried or by other participants in markets in India. ठीक है, ताकि सभी कोई बिजनेस कर पाए, सबका अपना बिजनेस करने का अधिकार हो। ठीक है, अधिकार तो है, बट पॉइंट इज वही है कि आपके पास पैसा है तो आप मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना कर पाओ। रोल ऑफ CCI. The preamble of the Competition Act states an act to provide keeping in view the economic development of the country. मेन पर्पस क्या है? कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी एक बिजनेसमैन का नहीं, सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। और उसमें वैसे बीजेपी का नारा याद आ रहा है, हाँ, सबका साथ सबका विकास, या फिर तृणमूल का नारा क्या है? माँ माटी मानुषेर जय। हाँ, जो भी बोलो आप, चाहे बीजेपी कर लो चाहे तृणमूल कर लो। CPM का क्या है? CPM का स्लोगन भूल गया, बहुत दिन यूज नहीं हुआ ना। CPM का स्लोगन क्या है? श्रमिक को लेके कुछ है सर ऐसा कि दुनिया का हर मजदूर एक हो जाए। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि सबका डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका डेवलपमेंट का पार्ट हर कोई बने, किसी एक के ऊपर नहीं। अब कोई थोड़ा गलत सोचता है। जैसे एक चीज देखो, जैसे आजकल हम लोग मार्केट में कुछ लोगों के बारे में मैं देखता हूँ, मार्केट में लोग बताता है, जैसे एक कंपनी अदानी, इसके बारे में आजकल बहुत बात होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? इसका सर पोर्ट का बिजनेस है। क्या बिजनेस है? पोर्ट का। अब मुझे बताओ कि पोर्ट का बिजनेस क्या हर किसी का बस का बात है? तो गवर्नमेंट पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े बिजनेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई आप आगे आओ, आप पोर्ट बनाओ, इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डेवलपमेंट करो। अब कोई बताएगा देखो गवर्नमेंट जानबूझ के सरकार के साथ सरकार जानबूझ के प्राइवेट कंपनीज के साथ किस तरह से मतलब प्रमोट कर रहा है इनको। आप भी जाओ ना, आपको भी प्रमोट करेगा। अब पोर्ट बनाने के लिए लाख लाख करोड़ का पैसा चाहिए, हजार हजार करोड़ का पैसा भी चाहिए और बिजनेस दिमाग भी चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अब ये पोर्ट करेगा तो इसके ऊपर बेस करके छोटा छोटा कंपनी भी तो आगे बढ़ेगा। मतलब सबका साथ का मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई करोड़पति बन जाए। जो जिस लेवल का नॉलेज रखता है उसी लेवल में वो बढ़ेगा, लेकिन किसी का हक ना मारा जाए। आपका हक आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको धोखा दे के आगे निकल जाए। कोई बड़ा कंपनी मार्केट में बढ़ सकता है, बट बड़ा कंपनी छोटा कंपनी को लेके बढ़े। ऐसा नहीं कि वो अकेला सारा गुड़ खा के निकलेगा। ब्लिंकिट मार्केट में आ रहा है तो ब्लिंकिट अकेला ना बढ़े। जोमेटो स्विगी मार्केट में बिजनेस करेगा तो बाकी बिजनेस का भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। आज के डेट में हर कोई जोमेटो स्विगी में अपने आप को लिस्टेड कर रहा है ना। तो ये चीज देखना पड़ता है। ओला उबेर में गाड़ी चलेगा तो सिर्फ ओला उबेर का ही पैसा ना हो, उसमें नॉर्मल गाड़ी वाला भी पैसा कमा रहा हो। ये देखने का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम कहीं पर है नहीं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होता भी है, लेकिन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। बड़ा जब कोई बिग लेवल में सोचना पड़ता है ना तो प्रॉब्लम आता है सर, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है। और उसको फेस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दिया गया? कंपटीशन को देखने का
कंपटीशन कमीशन को दिया गया। तो यही है रोल ऑफ सीसीआई। तो क्या करता है, एंश्योर फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका ग्रोथ, वही बोला ना, सबका साथ सबका विकास। इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ भी लाएगा। माँ माटी मानुस सबका, हाँ बोलता तो है माँ माटी मानुस, पर जाता किसके पास है सब पैसा, यही मुझे थोड़ा खराब लगता है। हाँ नाम इतना अच्छा, लेकिन काम पता नहीं सर। अरे तो कम से कम करप्शन तो कम करो यार, बिजनेसमैन को डेवलप करो, कम से कम बिजनेसमैन कुछ अच्छा करेगा। मतलब करप्टेड लोगों को डेवलप करने से तो अच्छा है जो कुछ नहीं करेगा। अगर रिलायंस डेवलप करेगा तो जॉब क्रिएट करेगा, अगर अदानी डेवलप करेगा तो जॉब क्रिएट करेगा, अगर टाटा डेवलप करेगा तो जॉब क्रिएट करेगा। वो अकेला नहीं बढ़ेगा सर, वो पैसा लेके अपने घर पे नहीं रखता है, वो पैसा लेके अपना फ्लैट नहीं खरीदता है, वो पैसा लेके बिजनेस बनाता है, बिजनेस से प्रॉफिट करता है, उस प्रॉफिट से सबको देता है, शेयर होल्डर को देता है, छोटा छोटा बिजनेस को देता है। आज अदानी पोर्ट बनाता है बोल के आज इंडिया का एक्सपोर्ट में डेवलपमेंट जानते हैं आप लोग, ह्यूज डेवलपमेंट करता है। आज इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट करने में इतना डेवलपमेंट किया कि रिसेंटली तो भारत एक्सपोर्टिंग में वर्ल्ड में सबसे ग्रोथ, हाई ग्रोथ में जा रहा है, चाइना के बाद ही है। इसका हिसाब कैसे पता चला? अब आप बोलोगे सर हवा में बात कर रहे हैं, नहीं सर हवा में बात नहीं करते, हवा में बात नहीं करेंगे सर, जो भी बोलेंगे फैक्ट के हिसाब से बात करें। तो सब हवा में बात करके कोई मतलब नहीं है सर, जो भी बोलना है फैक्ट के हिसाब से बात करना, और वो भी न्यूट्रल फैक्ट्स। ठीक है, न्यूट्रल फैक्ट्स मतलब जो वर्ल्ड बैंक बताएगा न्यूट्रल ना, वो किसी सरकार का चमचा थोड़ी ना होगा, है ना। जैसे बीजेपी अपने बारे में नहीं, मतलब ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता सकता है, तृणमूल अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बता सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो नहीं बताएगा। ये देखो सर, इंडिया में बिजनेस में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd में है अभी, मतलब वर्ल्ड में 210 के आसपास कंट्री है, उसमें भारत का रैंकिंग है 63। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 2014 में भारत का रैंक था, 2013-14 में भारत का रैंक था 142, फ्रॉम 142 टू 63 विद इन 5 to 6 years, एंड दिस इज नॉट अ जोक। और इसके पीछे ये जो कमीशन वगैरह है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैं आपको बोला ना कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कैसे पता चला? सर इसको पता करने का एक तरीका है, इसके लिए आपको देश का फॉरेन रिजर्व समझना पड़ेगा। फॉरेन रिजर्व समझते हो? एक्सपोर्ट बढ़ता है तो देश में डॉलर आता है, मतलब अगर देश का चीज बाहर जाता है तो हम लोग डॉलर में कमा के इंडिया में लाते हैं। और अभी वर्ल्ड में फॉरेक्स रिजर्व में, डॉलर रिजर्व में इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है सर। अब देखो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, बीजेपी का रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट नहीं है, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब क्या, ये इसके बारे में बात करूंगा दूसरे क्लासेस में, ये सब भी है आप लोगों का। फॉरेन रिजर्व में क्या होता है, आप इंडिया का प्रोडक्ट बाहर बेचते हो, जैसे मानो अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 70 80 के आसपास, 79 समथिंग है ना, कितना रेट? 84। 84 हो गया, कितना 84 हो गया, देखें डॉलर 70 में 84 कहाँ रहे? ऐसे दिन थोड़ा पहले, यूएस में, हाँ बोलो। कुछ दिन पहले ही था 84, घट अच्छा गया, अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ 80 छू गया था, 80 छू गया था। तो अगर डॉलर का रेट 79 80 है, तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन में सेल करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो अगर 1000 यूनिट सेल करोगे तो आप 80 रुपीज करके इंडिया के पास लाओगे। 1000 इंटू 80, एक्सपोर्ट करने में क्या सुविधा है सर, मतलब आप डॉलर में कमाओगे, और जितना डॉलर में, क्योंकि डॉलर के हिसाब से इंडियन रुपी का वैल्यू क्या है, कम है, डॉलर का वैल्यू हाई है। तो $1 का आप एक्चुअली बाहर का प्रोडक्ट $1 बता रहे हो, आपको लग रहा है कि आप $1 दे रहे हो, लेकिन $1 में इंडिया का रुपीज तो घाटे का है ना सर।
तो एक्सपोर्ट में सुविधा है सर, मतलब एक्सपोर्टर ऑलवेज चाहता है कि ये 79 से 80 हो जाए, 80 से 85 हो जाए। दिस इज गुड फॉर एक्सपोर्टर बिकॉज एक्सपोर्ट करके उसको ज्यादा मिलता है। आज अगर आपको 80 मिलता है तो कल अगर 85 हो जाएगा तो आपको ज्यादा अर्निंग मिलेगा। हाँ सर, आपका अर्निंग ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन ये इंपोर्टर के लिए खराब है। इंपोर्टर ऑलवेज वांट कि ये 80 से 75 हो जाए, 75 से 70 हो जाए। तो सर भारत के लिए कौन सा अच्छा है? सर भारत के लिए कम होना अच्छा, मतलब रुपये का वैल्यू बढ़ना अच्छा है। रुपये का वैल्यू बढ़ना मतलब जब 79 75 में आ जाएगा, दिस इज द रुपी वैल्यू इंक्रीज, वैल्यू बढ़ना होता है इसको। मतलब 80 से 85 को बढ़ना नहीं बोलते, इसको घटना बोलते हैं, कम होना बोलते हैं, डी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 75 होना इंपोर्टर के लिए अच्छा है और ओवरऑल कंट्री के लिए यही अच्छा है, मतलब सस्टेनेबल रहे। लेकिन एक्सपोर्टर ऑलवेज चाहते कि ज्यादा हो। तो ये एक बेनिफिट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कभी बैठ के दूसरे दिन बताऊंगा जब फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी आप देख लो कि क्यों मैंने आपको बोला कि अगर अदानी जैसा एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ता है, अदानी पोर्ट जैसा कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, तो इसमें भारत को हेल्प होता है। आज अगर आप देखो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व जिस कंट्री के पास है वो सबसे ज्यादा कमाता है। जिसके पास फॉरेन रिजर्व है वो इंटरनेशनल मार्केट से तेल पेट्रोल डीजल सस्ता में उठाएगा, बिकॉज फॉरेन पैसा डॉलर है आपके पास। तो डॉलर अगर ज्यादा रिजर्व है तो डॉलर से डॉलर वाला प्रोडक्ट सस्ता में मिलेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। जैसे रिसेंटली श्रीलंका का प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व खाली हो गया है, उसको अगर पेट्रोल डीजल बाई भी करना है ना, फॉरेन रिजर्व नहीं है तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। चाइना वर्ल्ड नंबर 1 है अभी फॉरेन रिजर्व में, सर 32,32,23,762। जनरल नॉलेज भी है, जान लो सर। जापान सेकंड में है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत हाई है इसका, 13,11,254। स्विट्जरलैंड 9,64। रशिया 5,57। इंडिया 5,53। ऐसे चाइना से हम लोग बहुत पीछे हैं, बट फिर भी वर्ल्ड में नंबर 5 में है। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट अच्छा करते हैं सर, बट हमारा प्रॉब्लम ही है कि हमारा पॉपुलेशन हाई है और इतना बड़ा पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए इंपोर्ट बहुत जोर करना पड़ता है। इसलिए इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो में इंपोर्ट हाई है, एक्सपोर्ट कम है। ये देखिए सर, हर चीज जुड़ा हुआ है सर, ईच एंड एवरीथिंग कनेक्टेड है। अब कंपटीशन कमीशन अगर सही तरह से काम करेगा, देश एक्सपोर्ट करते हैं 421 बिलियन का और देश इंपोर्ट करते हैं 612 बिलियन का, तो मतलब स्टील 612 माइनस 421, मतलब आपका ऑलमोस्ट 100 कितना रे, कितना डिफरेंस हो रहा है? बस 200 के आसपास। 200 के आसपास, 180 समथिंग, अप्रोक्स 200 का डिफरेंस है, जिसमें हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट में आप दूसरे को पैसा देते हो, एक्सपोर्ट में आपको पैसा मिलता है। एक्सपोर्ट मीन सेल्स, एक्सपोर्ट मीन सेल, इंपोर्ट मीन बाय। मतलब आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा, सॉरी आमदनी कम है खर्चा ज्यादा है, इसको कम करना है। कैसे? कम तो नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो अदानी बढ़ेगा तो भारत भी बढ़ेगा। इस जगह में खर्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कंपटीशन कमीशन यही देखता है कि ओवरऑल, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं सर, कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि बड़ा बिजनेस ही सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। देखना ये है कि इसमें कंज्यूमर में अल्टीमेट इफेक्ट अच्छा हो रहा है कि नहीं। 140 करोड़ भारतवासी के लिए कोई बिजनेस का बढ़ना अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में बिजनेस लेवल का डेवलपमेंट, सब कुछ। सो फेयर कंपटीशन इज ए की टू थ्राइविंग बिजनेस सेक्टर। आज के डेट में बॉलीवुड को देखो, आज बॉलीवुड कोई खान से नहीं चलता, आज बॉलीवुड कोई सी कपूर फैमिली से नहीं चलता, आज बॉलीवुड टैलेंट से चलता है। आज कंटेंट भरा पड़ा है बॉलीवुड में। एक जमाना था जिसके पास प्रोड्यूसर्स है, जिसके पास पैसा है, वो बॉलीवुड चलाता था। आज ऐसा नहीं है सर, आज टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस का कमी नहीं है और सबको कुछ ना कुछ रोल मिल रहा है। और इसके कारण क्या है, कंपटीशन हेल्दी हो गया। ओटीटी में कितना अच्छा अच्छा सीरीज आता है, वेब सीरीज। हाँ सर बोलो आप लोग, कंपटीशन अच्छा हो रहा है, ओवरऑल कलेक्शन डेवलपमेंट हो रहा है।
भले ही बॉलीवुड का मूवी फेल हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं तो इतना चाहता कि सिर्फ 3 खान ही क्यों और कपूर वाला लोग ही क्यों, सबका मूवी चले। टैलेंट का कमी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती पे मूवी नहीं चल सकता सर। जिसको एक्टिंग आता है उससे भी मूवी चलना चाहिए। आलिया भट्ट अच्छा एक्टिंग करता है, बट आलिया भट्ट जैसा और भी एक्टर एक्ट्रेस है जो अच्छा अच्छा मूवी दे सकता है, बट सिर्फ वो किसी ना किसी बड़े स्टार का बेटी है, किसी स्टार का बेटा है। नेपोटिज्म का प्रॉब्लम वही है ना। नेपोटिज्म क्या बताता है? कंपटीशन। लेकिन देखो बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है, जो कंपटीशन क्या है, टूट रहा है, टूट रहा है सर। अच्छा है, अच्छा है, हर किसी को मौका मिलेगा। और अच्छा हो कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा कहानी कम बने, क्योंकि टैलेंट का कमी नहीं है, बस समय देना पड़ेगा। और ये डिस्टर्ब होना चाहिए, पब्लिक को भी समझना चाहिए, सब सही हो जाएगा। बिजनेस लेवल, बॉलीवुड लेवल सब एक ही जैसा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कमीशन बनाया गया, बॉलीवुड के लिए भी कोई कमीशन बनाए कि एंटी कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड को, एंटी कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड को क्या करना चाहिए? एंटी कॉम्पिटिटिव बॉलीवुड को तोड़ना चाहिए। जैसे टूट रहा है, सबका मौका होना चाहिए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है सर? बस 4-5 स्टार सुपरस्टार बन के लाखों करोड़ों अरबों कमाता है, क्यों? मुझे किसी की कमाई से कम तो हिंसा नहीं होता सर। आप लोग थोड़ा मैच्योर हो जाओ तो समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा टैलेंट है देश में, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। तो सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म बिल्डअप करना कंपटीशन कमीशन का काम है। हाँ, बॉलीवुड एक फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें कंपटीशन कमीशन का रोल नहीं होता, बट अगर कोई प्रोड्यूसिंग कंपनी है तो उसमें कंपटीशन कमीशन आ जाता है, ठीक है। मैं आपको बॉलीवुड से इसलिए एग्जांपल दिया बिकॉज आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो it promote competition by preventing abuse of dominance by a market player to the deterrent of other competitors and the consumers. As such, it ensures the coexistence of large and small enterprise. बड़ा भी रहे छोटा भी रहे, बड़ा बिजनेस भी चले छोटा बिजनेस भी चले, बट चले तो सभी, सबको चलने का इक्वल मौका तो दे, है ना। ये है कंपटीशन कमीशन। इसका डिटेल्स लो, एग्जीक्यूटिव फाइनल इंटरमीडिएट बाद में पढ़ोगे आप लोग। नेक्स्ट क्लास इंश्योरेंस के नाम रहेगा सर, नेक्स्ट क्लास इंश्योरेंस के नाम रहेगा। LIC से लेके GIC से लेके प्राइवेट इंश्योरेंस तक हर चीज में बात करेंगे। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर मिस है मैं क्लास शेयर कर देता हूँ, आप लोग एक बार जरूर देखिए। और जिन लोगों का क्लास हुआ है रिवाइज करें। नेक्स्ट वीक मैं टेस्ट के लिए बुलाऊंगा। मैं ऑलरेडी क्लास के स्टार्टिंग में बता रहा था सर, लॉ में जिन लोग लॉ का क्लास कर चुके हो कॉन्ट्रैक्ट का, उनको कॉन्ट्रैक्ट का टेस्ट होगा, ठीक है। जिन लोगों का इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन हो रहा है या डिमांड सप्लाई हो चुका है, प्रोडक्शन में टेस्ट लेना है मुझे, ठीक है। तो रेडी रहना प्रोडक्शन को लेके। और जनरल इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस एंड उससे पहले वाला जो गवर्नमेंट पॉलिसीज था, ठीक है। रेडी करते रहो, जो लोग एक बार पढ़ चुके वो भी रेडी करो, जिनका रेडी नहीं हुआ वो भी रेडी करते रहो। जिनका 2-2 बार जितना मर्जी रिवाइज होता जाएगा, मैं कुछ बैकअप भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग जिनका रिवाइज करना है या फ्रेशली करना है वो बैकअप देख लें, ठीक है। राजन्ना, विदिशा, सभी को बोल रहा हूँ सर, नेक्स्ट वीक टेस्ट रहेगा, आना है, ओके। दुर्गा पूजा से पहले एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ए बुझे गेছিস विदिशा, राजन्ना? हाँ सर। ओके सर, ओके। नयनी, रवि, सुबीर, दीपायन, ठीक है सर, इतना ही है। टाटा फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर। बाय सर।